ये कार्यक्रम समर्पित है टीना डाबी, जिसने अपने समाज को एक नई पहचान दी है। हम लोग माने जाते थे कि हम लोग निष्कृष्ट हैं, तो आज का प्रोग्राम हमें समर्पित है टीना डाबी के लिए, जिन्होंने पूरे SC और ST समाज के सम्मान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे दूसरे जो बेटा हमारा है स्नेहिल कुमार सिंह, आज सुबह मेरी बात हुई, मैंने कहा आपको आना है अपने माता पिता के साथ में। तो मैं मनोज गोरकेला जी, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े यंगेस्ट अधिवक्ता हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जो दोनों हमारे IAS आज टॉपर हमारे बीच में समाज के बीच मौजूद हैं, उनके बारे में थोड़ा आपको बताएं कि वो कहाँ थे, कैसे थे, कहाँ पढ़े, कितने नंबर प्राप्त किए, कैसे IAS की इस स्थिति में पहुंचे। मनोज गोरकेला जी को मैं निमंत्रित कर रहा हूं, प्लीज आइए। किसी के नाम से कोई कंट्री नहीं है, किसी भगवान के नाम से अगर है तो 32 कंट्री है 56 देशों में, इसलिए तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ। और उसके बाद मैं नमन करता हूँ उस महामानव को जिसको भारत ही नहीं पूरा विश्व नमन करता है। कोई कंट्री उसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है, कोई कंट्री उसको मेरे देश का सूरज बोल के पुकारती है। ऐसे व्यक्ति के लिए 2 शब्द बोलूंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो क्या अपनी दमक छोड़ जाऊंगा, अपनी दमक छोड़ जाऊंगा। और ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मेरा नमन, और मेरा नमन उस व्यक्ति को जिन्होंने भारत में, जो भारत के राष्ट्रपति थे, उसके बाद भारत में सबसे बड़ी पोस्ट जुडिशरी की जो ग्रहण करी, इतिहास बदल दिया इस भारतवर्ष का। क्योंकि हम लोग 50 इन जो बच्चे IAS निकले, इन्होंने 50 साल पहले का इतिहास, 1000 साल पहले का इतिहास जो पढ़ा होगा, तो वहां पर भी इतिहास की बात आती है तो 500 साल 5000 साल का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे इतिहास को बदलने वाले व्यक्ति हमारे बीच में जस्टिस बालाकृष्ण साहब बैठे हुए हैं, जिन्होंने भारत की तकदीर बदल दी, इतिहास बदल दिया। एक सिंपल से परिवार में पैदा हुए और इस मुकाम तक पहुंचे, उससे बड़ा कोई मुकाम नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही राष्ट्रपति को वोट देता है। अब उसके बाद हमारे बीच में एक ऐसी बच्ची जिसका जन्म भोपाल में 9 नवंबर 1993 को हुआ। कभी उनके माँ बाप ने नहीं सोचा था कि ये बच्ची भारत नहीं विश्व का इतिहास बदल देगी। इस देश में सबसे बड़ी जो एग्जामिनेशन होता है, सबसे बड़ा एग्जामिनेशन, उससे बड़ा कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, क्योंकि हाईकोर्ट जज बनते हैं तो नॉमिनी होते हैं, एलिवेशन होता है, मिनिस्टर बनते हैं, चुनाव चिन्ह के बनते हैं। अगर कोई टैलेंट को देखा जाता है तो भारत में सबसे बड़ा जो एग्जामिनेशन होता है वो UPSC कंडक्ट कराती है, जिसको IAS एग्जामिनेशन बोलते हैं। रैंक में भी सबसे टॉप पोस्ट IAS एग्जामिनेशन की होती है। और इस बच्ची के माँ बाप ने कभी नहीं सोचा, और ये बच्ची के दादाजी के बारे में मैं बता दूं, जो वैज्ञानिक थे, जिनका नाम नंद किशोर डाबी था, डाबी है, और वो वैज्ञानिक थे, जयपुर के रहने वाले थे। उनकी दादी जो थी कमलेश डाबी थी, और तो दादी जो है कमलेश डाबी है। तो ऐसी भोपाल में 9 नवंबर 1993 को जन्म लिया। बचपन से ही उस परिवार में जन्म लिया जिनके मदर फादर जो है 1989 बैच के इंडियन टेलीकॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज के 1989 बैच के हिमाली डाबी उनकी माता है। दोनों परिवार में दोनों जो है ग्रुप ए ऑफिसर थे, UPSC क्वालिफाइड थे, उनको पता था कैसे UPSC एग्जाम दिया था उस विषम परिस्थितियों में। और मैं बताना चाहता हूं इस बच्ची को, जिस तरह से इनके दादाजी उस जमाने में साइंटिस्ट थे, कितनी मेहनत से वो साइंटिस्ट बने, कि जब बाबा साहब का समय था किस तरह से, अगर वास्तव में उनके दादाजी से पूछा जाए कि समाज में कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, वास्तव में वो बताएंगे। क्योंकि इनके दादाजी की बदौलत ही इनके फादर आज इतने बड़े ऑफिसर बने, और इनके फादर के वजह से वो परवरिश, वो लाल प्याल वो मिला उनके बेटी को। और उसके बाद अब ऐसे मौके पे नाना और नानी को नहीं बुला सकते हम, अगर सम्मान की बात आए अगर बेटी की, तो नाना जी पुरुषोत्तम कामले थे। और सबसे बड़ी बात है, आपको ये बात की खुद जानकर खुशी होगी, नाना जी उस जगह बिलोंग करते हैं जहां बाबा साहब ने जीवन धारण किया था, वो जगह नागपुर की धरती है, शिक्षा भूमि है साथियों। ऐसी जगह पैदा हुए उनके नाना नागपुर से थे, और उनके नाना जो बहुत बड़े ऑफिसर थे, और उनकी नानी का नाम है सुचिता कामले। और कामले नागपुर की धरती में उनका परवरिश हुआ, और नाना नानी का ही गुण जो है, उनके नाना नानी से पूछो कितना स्ट्रगल उन्होंने किया, उस समय में क्या दर्द उन्होंने सहा, जिसके वजह से उनकी बेटी एक ग्रुप ए ऑफिसर बनी, और उनकी बेटी के कारण ही आज जो है उनकी बेटी इस मुकाम तक पहुंची। साथियों,
जनरली इस बेटी का लाल प्यार जो एजुकेशन हुआ, एक सीनियर आईएएस, एक सीनियर बोर्ड ऑफिसर होने के नाते एक अच्छे इंग्लिश मीडियम में पढ़ी, और पढ़ने के बाद कई लाखों बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने टीवी में देखा होगा, पूरे स्कूल, प्राइमरी छोटे से स्कूल से लेके हर जगह टॉप निकली, हर जगह नाम बनाया। और सबसे बड़ी बात बता दूं, लीडरशिप क्वालिटी बचपन से, पैदाइश से, जन्म से थी। जब स्कूल में थी तो वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई। एक पूरे स्कूल में जब चुना जाता है एक स्टूडेंट को, चुना जाता है तो वहां पर भी बहुत बड़ा स्टार इनको मिला, एक मेडल मिला। कई सारे स्पोर्ट डिबेट कंपटीशन में सबसे आगे रहती थी, भाषण कंपटीशन में सबसे आगे रहती थी। ऐसी टीना का जन्म, परवरिश हुई, और परवरिश होने के बाद जब टीना ने सोचा, 11वीं क्लास में उनके माँ बाप को देखा कि उन्होंने बोला उनके माँ बाप आईएएस रैंक प्राप्त नहीं कर पाए, उनकी बेटी वो काम करके दिखाएगी। 11वीं क्लास में उसने सपना उसका सपना हुआ। 11वीं क्लास में जब कोई भी बच्चा आईएएस की तैयारी करता है, 1 अटेम्प्ट देता है, 2 अटेम्प्ट देता है, तो उसका सपना रहता है मैं आईएएस ही निकलूं और टॉप 1 रैंक निकलूं, या टॉप 10 रैंक में निकलूं, या टॉप 20 रैंक में मेरा नाम आए, ये सपना रहता है। तो उसने उनके माँ बाप को अगर पूछेंगे उन्होंने कितना स्ट्रगल करा ग्रुप ऑफिसर बनने के लिए, वो बताएंगे कितना स्ट्रगल किया। तो जितना स्ट्रगल उन्होंने किया, वो नाम उसका 11वीं क्लास में उसकी तकदीर उनके माँ बाप ने डिसाइड कर दी थी। उसने खुद डिसाइड करी अपनी तकदीर कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ताकि अपने माँ बाप का नाम पूरा देश में, पूरे दुनिया में पहुंचाना है। और उसके बाद जब 11वीं क्लास में उसने तैयारी करी, उसके बाद 12th किया, और 12th में जो स्कोरिंग आपने सुना, हम लोग बोलते हैं हमारी बेटा तो 60% लाना, कोई बोलता बेटा 70% लाना, तो 10th क्लास और 12th क्लास में 90% से ऊपर लाने वाली ऐसी बच्ची थी। 90% क्रॉस कर दिया इस बच्ची ने। तो 11th 12th के बाद पास आउट हुई। जब जो है इस बच्ची ने जो है ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में जनरली आईएएस के एग्जामिनेशन में आर्ट साइड प्रेफर करते हैं। इस बच्ची का परवरिश जैसे हुआ, माँ बाप ने इनको परवरिश किया तो आर्ट साइड उसने लिया। पॉलिटिकल साइंस, जो आज इस देश में जो शासक वर्ग है वो है इंडियन पार्लियामेंट, और जो शासक वर्ग है वो सुप्रीम कोर्ट है। ये दोनों पॉलिटिकल साइंस में डिबेट करते हैं, पॉलिटिकल डिबेट होती है किस तरह से पॉलिटिक्स इस देश की अच्छी हो, ताकि देश के लाखों करोड़ों 125 करोड़ों को बेनिफिट हो। पॉलिटिकल इस वजह से पॉलिटिकल साइंस लिया, और पॉलिटिकल साइंस लेने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में, लोग कई अटेम्प्ट करते हैं, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट पास करते हैं। इस बच्ची ने फर्स्ट अटेम्प्ट में वो इतिहास बदल दिया इस भारतवर्ष का, जो आज तक 1900 जब से आईएएस अकेडमी बनी है, जब से यूपीएससी पैदा हुई है इस धरती में, यूपीएससी का जन्म हुआ जब से, तब से आज तक पहली ये ऐसी बच्ची है जिसने भारत की तकदीर बदल दी, विश्व की तकदीर बदल दी। इसने ये करके दिखा दिया। कोई सोचता है काश आईएएस में ही नहीं, मेरे बेटे का सिलेक्शन ग्रुप में हो जाए, और ग्रुप बी में हो जाए, क्योंकि यूपीएससी ग्रुप ए ग्रुप बी निकालती है रिजल्ट। और ऐसे मौके पर एससी कैटेगरी में जो 25th रैंक पूरे भारत में लाने वाला एक लाल हमारे बीच में है, और हम इस मौके पर उसको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्या पता कि वो बच्चा भी, क्या पता आने वाले भविष्य में कौन सा ऐसा काम करते हैं, उसको भी अप्रिशिएट करना नहीं भूल सकते। पता नहीं जीवन में कौन सा ऐसा काम करते हैं जो विश्व का इतिहास बदल दे, भारत का इतिहास बदल दे, ऐसा बच्चा हमारे बीच में है। मेघवाल साहब हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर का एक ट्रॉफी याद रखी जाएगी, जब भी कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगी तो उसे याद रहेगा कि ये अब एक ट्रॉफी बाबा साहब का तो हमारे समाज के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कई बार ऐसा ताने सुनने पड़ते हैं, यू बिलोंग टू एससी, यू आर फ्रॉम वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कई बार सुनने पड़ते हैं, कई बार ठीक है कि अच्छी स्कूलिंग मिलती है, नहीं मिलता, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ सुनना पड़ता है, आपको भी सुनना पड़ता है, सर्विसेज में आने के बाद भी सुनना पड़ता है, क्योंकि मैं भी आईएएस रहा हूँ स्टेट में। मुझे पता है कि जब हम कलेक्टर लग करके जाते थे कहीं तो कहते थे ये एससी का कलेक्टर आ गया, मतलब कलेक्टर था लेकिन एससी का, एससी पीछे लगा रहता था। तो ये
दुष्यंत कुमार को जब कहा गया कि इस नदी के किनारे कैसे बैठ गए हैं तो पानी नहीं है, तो दुष्यंत कुमार ने अपना हौसला बढ़ाया। मैं उस लाइनों से हौसला बढ़ा रहा हूं समाज में कि कमी हो सकती है समाज में कुछ आर्थिक दृष्टि से हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन दुष्यंत कुमार की लाइनें याद रहनी चाहिए अपने को मनोबल बढ़ाने के लिए कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जरी सही लहरों से टकराती तो है। पानी नहीं है लेकिन जब हवा चलती है तो लगता आती है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जरी सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, जलाओ जलेगी। जैसे टीना ने एक बाती जलाई, चिंगारी, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों। ये समाज की चिंगारी है। इस चिंगारी से आगे समाज प्रकाशित होगा, सरकार समाज में प्रकाश फैलेगा। ठीक कह रहे थे चौधरी साहब, कितने ट्वीट इसको आए होंगे, कितने हमें आए होंगे, पूरे संसार में फैल गया भी टीना दाबी कौन है, ये बिलोंग टू एसी। और वेंकैया जी एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए, वेंकैया नायडू एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए पीछे बैठता हूं, मैं चीफ व्हिप ऑफ बीजेपी तो पीछे बैठता हूं, मैंने कहा वो टीना दाबी का जिक्र कर दो, तो वेंकैया जी ने लोकसभा में टीना दाबी का जिक्र कर दिया। आप उसकी डिबेट उठा के देखना कि बाबा साहब का सपना पूरा कर रही है टीना दाबी। इसलिए अगर आपके परिवार में, आप हर जगह कहीं, आप प्रेरणा लीजिए टीना से। और एक कवि ने ठीक कहा है कि माना अंधेरा घना है लेकिन दीपक जलाना काम बना है, जलाइए दीपक और प्रकाश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। रमेश चंद जी, राष्ट्रीय महासचिव अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दरिया के दिल से पूछो, दरिया के दिल से पूछो, साहिल के लफ्ज से पूछो, एक मौज तैनासी का मुद्दत के बाद उभरना। मेरे भाइयों, अभी मैं किसी प्रोग्राम में बल्लमगढ़ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 14 अप्रैल की जयंती समारोह में अपने समाज के लोगों की कलाएं, विद्वता, सारी चीज देख रहा था तो मेरी आंखें नम हो गई थी। किस देश में हुण आए, इस देश में सूण आए, इस देश में मुगल आए, और ये जो तबका बैठा है, दलित, पीड़ित, लाचार, शोषित, अस्पृश्य, अछूत, मैंने कहा कि हम वो नहीं हैं जो हमको बना दिया गया है। अरे इतिहास का पन्ना तो वो है आज जो दिखने लगा है। हमारे सीने पर कर्म चिपका दिया गया और कर्म को जन्म से हमारी जात का नाम दे दिया गया। हम वेद व्यास ने लिखा, ग्रंथ वाल्मीकि ने लिखा, संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा, चौथा तो कोई माँ की कोख में पैदा ही नहीं हुआ। अभी मैं टीना जी, आपने जो कर दिखाया है आपके पेरेंट्स को भी नहीं मालूम होगा। अभी 11 तारीख को मैं बॉम्बे के जो IRS जो इनकम टैक्स ऑफिसर से जो जॉइंट कमिश्नर बने 27 लोग, 11 तारीख को फंक्शन में चीफ गेस्ट बना, तो 3 घंटे मैंने झेला उनको, उनकी व्यथाएं थी, कथाएं थी, नौकरी पेशा। लेकिन हर वक्त आने जिस किसी ने भी वेदना दर्द बोला, उस दर्द से पहले खुशी का अंजाम टीना जी को जरूर बोला। मेरा दिल गदगद हुआ कि हमने कहा कि इस समय वर्तमान में 2 चीजें बड़ी व्याकुलता का दर्द दे रही हैं। एक जात विषमता पुनः उठ खड़ी हुई है, एक आरक्षण का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। मुझे पार्टी की तरफ से अब झिंझोली में सामान्य वर्ग के लोगों को प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा, तो मैंने पूछा कि आप आरक्षण के पक्ष में हो या विरोध में हो। मुझे मालूम था कि ये सारे लोग विरोध में होंगे, सारे ने हाथ उठा करके बोला कि घोर विरोध में हैं। तो मैंने कि प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी का लेने आए हो, RSS का लेने आए हो, लेकिन पार्टी ने संघ ने समर्थन किया है और आप विरोध समझ रहे हो, कर रहे हो, ये कैसा प्रशिक्षण है? तो हमने कहा मैंने कहा लंबा चौड़ा नहीं और आज भी ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने कहा एक बाप के 4 बेटे थे, एक का नाम ब्राह्मण था, एक का नाम क्षत्रिय था, एक का नाम वैश्य था, एक का नाम शूद्र था। बाप ने 3 बेटों को धन और दौलत, मान और सम्मान दे दिया। अगर बाप चौथे बेटे को न धन दौलत दे, न संपत्ति दे, न मान सम्मान दे,
तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप में कोई बालक है कि बाप से क्या कहोगे? तो मैंने बोलो जवाब, बोले हम बाप को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दूसरे का आप क्या करोगे? हम बाप को बहुत यातनाएं देंगे। तो मैंने कहा यही आरक्षण कोई भीख नहीं है, हिस्सेदारी का सवाल है। उनके जहन में घुसा और फिर मैंने पूछा कि अब आरक्षण आर्थिक होना चाहिए तो सामाजिक आधार पर, जातिगत आधार पर होना चाहिए? तो उन्होंने कहा आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मैं फिर तुम्हारे अंदर बीमारी है। रात को मैं टीना जी को व्हाट्सएप देख रहा था आपके बारे में, एक अंकित श्रीवास्तव का नाम का एक चिड़िया ने जो है व्हाट्सएप डाला है और वो सीएसपी का अपना आकलन कर रहा था कि मैं तो रात को किताब पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मन व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, कुदर कुदर हो गई। तो मैंने तुरंत देखा हुआ अपना निकाला और टीना जी का मार्कशीट देखी और देख करके व्याकुल होकर के मैंने सोचा कि हिंदुस्तान को छोड़ दूं। और छोड़ करके पहले मन आया कि मैं किसी तरीके से अपने को नष्ट कर लूं, सब कुछ दुनिया छोड़ दूं, विदेश चला जाऊं। तो मैं, मेरा पोता बैठा था जो आपको विश कर चुका है, तो हमने कहा इसको तो बीमारी भी लग गई भाई। तो हमने कहा कि भाई इसकी बीमारी में फोन करो और इसको बुलाओ, इसकी औकात हम सिखाते हैं कि आज भी मानसिकता तेरी मेरिट पर ही हमारे बाप दादों ने नहीं, तुम्हारे बाप दादों ने तय करके टीना जी को जो है टॉपर घोषित किया है। आज क्यों इतना हो रहा है? मेरा जाओ न दो बात करने, हिसाब करने। टीना जी, आज आपने इस आरक्षण के मामले पर विषमता को, जात के धब्बे को गंगा जल रेनोवाशिंग पाउडर से जो साफ नहीं होता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की चाहत पर आपने साफ किया है। हम ये तो नहीं कहते आज समाज के सामने कि हम ये नहीं कहते कि समाज का पक्षधर बने, लेकिन आज हमको एक खुशी है कि आप पक्षधर भले ही न बने, लेकिन इस शर्त के साथ अत्याचार अन्याय जो होगा उसमें एक सही न्याय का प्रतीक बनकर के उभरेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। टीना के पापा दो शब्द कहें, अच्छा लगेगा आपको? ये बड़ी खुशी का मौका है कि मेरी डॉटर टीना डाबी ने हमारे समाज के लिए एक मतलब सबको एक प्रेरणा दी है कि हम अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। कोई लक्ष्य हमारे लिए बड़ा नहीं है, हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज हर जगह जहां बात हो तो ये होती है कि भाई हम SC ST कुछ मतलब ये कुछ नहीं कर सकते, इस तरह से पीछे से तो यही बातें होती है। लेकिन आज हमारी बेटी ने एटलीस्ट ये दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं। मतलब ये रिजल्ट आने के बाद लोगों को ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही कि क्या टीना डाबी ने सही में टॉप किया है। तो वो ये कई जगह कई फोरम्स में लोग पीछे से डिस्कस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या ये ऐसा हो गया, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। और नाम उन्होंने सच भी है, उन्होंने UPSC कहीं गए, मीडिया वाले चेक करके आए भाई ये कहीं गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, वो तो नहीं हो गया। तो उसके बाद लोगों को ये हुआ कि भाई ये तो ये कुछ अलग ही चीज हो गई है, अलग ही। और हमारे सारे लोगों का भी रिस्पॉन्स है कि ये कोई इतिहास क्रिएट हो गया है बाबा साहब के बाद 40-50 साल उनकी प्रेरणा में, कि हमारी एक बच्ची ने एक मार्गदर्शन दिखा दिया हमारे बच्चों के लिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हम ये पूरी कोशिश। फर्स्ट अटेम्प्ट है, 22 साल की है, उसमें ये भी उसने एक इतिहास किया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप किया, ये तो किसी ने भी नहीं किया, मतलब जनरल ने भी नहीं किया। तो इस हिसाब से उसने ये 2-3 चीजें रिकॉर्ड तोड़ा है कि एक तो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप किया है और वो यंगेस्ट है और हमारे समाज का तो पहला एक कोई भी बच्चा है जिसने टॉप किया है। थैंक यू सो मच। दो शब्द मम्मी की बोले तो अच्छा रहेगा, जोरदार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि सारा श्रेय मम्मी को जाता। आप समझते हैं ना बात को। पापा तो दफ्तर में बहुत सारा काम भी करते हैं, मम्मी ने घर दफ्तर का काम भी किया और बच्ची को भी यहाँ तक पहुंचाया। जोरदार तालियां। और ये मेरी मतलब मैं भाग्यवान हूँ कि मुझे मेरी बेटी के नाम से यहाँ बुलाया गया है और जाना जा रहा है। माँ बाप को इससे बड़ी खुशी कुछ हो ही नहीं सकती कि एक बेटी के नाम से मतलब माँ बाप जाने जाएं और माँ बाप कोई नहीं, कुछ नहीं चाहता। इससे बड़ी मतलब बड़ी पूंजी कोई नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि पूरे सपने साकार हो गए एक मतलब पर्सनल तौर पर। लेकिन यदि एक नेशनल तौर पे देखा जाए
तो मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची एक रिकॉर्ड तोड़ देगी और देश में हम सबका नाम ऊंचा करेगी। और ये सब प्यार, इतना सब प्यार और सम्मान देकर सही में आंखें भराती हैं कि सही में मतलब सभी बच्चों के लिए मेरी बच्ची एक रोल मॉडल बनेगी और सभी बच्चे बहुत अच्छा पढ़ेंगे और बहुत उन्नति करेंगे। मेरे सभी माँ बाप को और बच्चों को शुभकामनाएं हैं कि वो मेहनत करें और मेहनत का फल इतना मीठा होता है कि वो आज मैं देख रही हूँ, सबका प्यार देख रही हूँ। थैंक यू। तो मैं इस खेल के पापा जी को बुलाऊंगा जो पेशे से इंजीनियर हैं, वो आए और अपनी भावना व्यक्त कर जोरदार करें। मेरे बच्चे ने भी पहली बार में ही किया है, IAS को क्रैक किया है, लेकिन उसके बाद में मेरी बात चल रही थी कि दूसरे लोग इस बात पर कभी सहमत नहीं हो पाते हैं कि बच्चे कहाँ पर हैं। जबकि अभी व्हाट्सएप पर भी आया था और निकाला भी था कि करीब 25 बच्चे जनरल लिस्ट में ही सिलेक्ट हुए हैं। 25 पर अगर ये आरक्षण नहीं होता तो हमारे 25 से ज़्यादा बच्चे इसमें सिलेक्ट होते। इसको अगर आप उसे कन्फ्यूज करें दूसरे तरीके से कि सभी आरक्षण समाप्त कर दें तो हमारे बच्चे ज़्यादा इसमें आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि केवल आरक्षण की वजह से हम मिल पा रहे हैं हमको सब कुछ। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि सभी लोग, खास तौर से टीना ने जो किया है ये तो बिल्कुल एक मिरेकल है और हम चाहते हैं कि बाबा साहब ने एक बार कहा था कि दलित युग आएगा, तो हो सकता है उसकी शुरुआत हो रही हो कि दलित युग आगे आएगा। चाहूंगा कि इस रेल की माता जी भी 2 शब्द बोले, अच्छा रहेगा प्लीज। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मेरा बेटा IAS बन गया। मैं थी कि वो IAS बने, पहले तो मना करता था कि मैं तैयारी नहीं करूँगा, लेकिन उसने फर्स्ट करके दिखाया। मैं इस रेल से कहूंगा कि वो 2 शब्द का सबसे पहले गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एंड ये बहुत अच्छी स्टेज है जहाँ पे हम सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। थैंक्स टू चौधरी सर जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया एंड जस्टिस सर यहाँ पे आने के लिए एंड ऑल द डिग्निटरीज। एंड रिगार्डिंग दिस यूपीएससी में ये कहना चाहूँगा, ये पूरी जर्नी जो 1-1.5 साल की हर स्टूडेंट अपने लाइफ में लेता है, इट इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ एक एग्जाम। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो हम कभी नॉर्मल लाइफ में नहीं पढ़ सकते थे। ये सब जो सीख मिली है हमें एक बेटर इंसान बनाया है इस पढ़ाई ने। एंड इस पूरी जर्नी में जो आई एम श्योर आगे आने वाले टाइम में भी हम लोग यूज़ करते रहेंगे इस नॉलेज को। हमें बस एक ध्यान रखना है कि जो हमारी कम्युनिटी, जो हमारा सोसाइटी है, उसको किस तरीके से बाइंड करें, किस तरीके से उसको प्रोग्रेस करें। एंड जो बाबा साहब का फाइनल एम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उस एम तक हम कैसे पहुँचेंगे। एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर कि दिस टाइम आवर टॉपर इज बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी and she's a girl, so it breaks 2 glass ceilings जो हम लोग रियलाइज भी कर रहे हैं। ऐसी ग्लास सीलिंग जो कोई डिस्कस भी नहीं करता था नॉर्मल टाइम्स में, एंड अब वो बैगेज टूट रहे हैं ग्रेजुअली। एंड आई एम वेरी श्योर, बहुत पॉजिटिविटी में फील कर रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग और इसी टाइप के अचीवमेंट्स करते ही रहेंगे एंड होपफुली हम ऐसे ही मिलते रहें और मच मोर सक्सेस कमिंग अहेड। थैंक यू। अब हमारे समाज की शान है टीना को हम कहें कि वो जोरदार ताली जब वो उठे तो बजनी चाहिए। जोरदार ताली है टीना के। जय भीम। मुझे ये मेरा प्रिविलेज है, ये मेरा ऑनर है कि मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और सभी से इंटरैक्ट कर रही हूँ। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, मुझे इतनी ब्लेसिंग, इतनी विशेष, इतनी सपोर्ट मिला है। आई एम ओवरवेल्म्ड विद जॉय। आज जिस मुकाम पे मैं शायद पहुंच पाई हूँ तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। अगर उन्होंने वो स्ट्रगल नहीं देखा होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं आ पाती। और शायद जो मैंने आज अचीव किया है उससे ये भी शायद साबित हो जाता है कि कठोर परिश्रम से सब कुछ हासिल हो सकता है। ये सिविल सर्विसेज परीक्षा की जो जर्नी है ये अपने में ही बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अगर मेहनत करते रहें तो वाकई सफलता बिल्कुल पा सकते हैं। दूसरी बात ये कि
मुझे जो इतना प्रेम, इतना सपोर्ट, इतनी जो विशेस और ब्लेसिंग्स मिली हैं, अगर यही मिलते रही तो वाकई मैं और ऊंचाइयां छूंगी। और उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाहिर नहीं कर सकती कि ये जो सपोर्ट है ये मेरे लिए क्या वैल्यू रखता है, क्या मायने रखता है। और साथ ही यहाँ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात इस, आपने कहा कि इस परीक्षा के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो ये पूरा श्रेय मेरे दोनों माता पिता को जाता है कि उन्होंने मुझे हर सपोर्ट दिया, हर लेवल पे मोटिवेट किया, मुझे अच्छे से अच्छी पढ़ाई करवाई कि मैं इस एग्जाम को क्लियर ही नहीं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 1 लेके आ पाई। तो ये सारे मेरे मम्मी पापा की वजह से है, उन्होंने वो मुझे सब कुछ दिया। और ये परीक्षा बहुत बहुत कठिन है, पर साथ ही साथ अगर कोई भी मेहनत करे तो वो जरूर इस परीक्षा को क्लियर कर सकता है और मेरे जैसे रैंक 1 जो भी है कर सकता है। ये परीक्षा ऐसी है कि अगर जैसे इन्होंने कहा कि हाँ बहुत बेटे हैं जिनको अपने बच्चों को भी इस परीक्षा में ये परीक्षा करवानी है, तो मैं तो यही कहूंगी कि ये परीक्षा ऐसी है कि हर तीसरे दिन ऐसा लगता है कि जैसे अब नहीं होगा। आई थिंक ही विल आइडेंटिफाई। ऐसा लगता है कि बस अब नहीं हो रहा, अब पढ़ा नहीं जा रहा, अब हाथ खड़े कर देते हैं, अब हमसे नहीं होगा। और उस टाइम बाबा साहिब को याद रखें कि उन्होंने कितनी कठिनाई में अपनी पढ़ाई पूरी करी और वो इस हार्ट पर करते रहे। दूसरी चीज मैं सारे पेरेंट्स से यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि चाहे बच्चा जिसमें भी इंटरेस्ट रखे, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, उसे वो परस्यू करने दें और उसका टैलेंट उसमें उसी में शाइन करेगा जिसमें उस बच्चे का इंटरेस्ट हो। तो कभी भी सोसाइटी के प्रेशर में ना आए, एक पीयर प्रेशर में ना आए और बच्चों को वो करने दें जिनमें उनका इंटरेस्ट हो और जिनमें उनका टैलेंट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इतना प्रेम, इतना सपोर्ट, इतनी विशेष देने के लिए। ये बहुत बहुत मायने रखती है और बहुत वैल्यू रखती है मेरे हार्ट में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। हमारे बागा साहब कैलिफोर्निया से आए हैं, तो क्या अच्छा होगा कि 2 शब्द अगर वो भी बोले और अमेरिका की धरती पर जाकर इस बच्ची के बारे में बताएं तो अच्छा रहेगा। मैं बागा साहब से कहूंगा वहां 2 शब्द कहें। Just look here. This is a shining example. India will only shine because of Dalits. They are the most intelligent people. Most of the software industry is being run by software engineers and other people from our community. I am very proud of Tina ji. I am very proud of you and I am very proud of parents. और अब मैं हमारे विषम पिता में हमारे इंडियन रेलवे एसोसिएशन के फाउंडर, उनकी दिली इच्छा है, सबसे बुजुर्ग आदमी है, इस समय बीमार थे, उसके बावजूद भी इस बच्ची को आशीर्वाद देने आए हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो 2 शब्द कहें और उसके बाद में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे चीफ गेस्ट कार्यक्रम के हमें आशीर्वाद वचन देंगे केजी बालकृष्ण साहब। माननीय जय हनुमान जी, जिन्होंने भारत की धरती पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ही नहीं, माता सावित्री फूले और महात्मा फूले जी के उन ख्वाबों को पूरा किया है जिनके उन्होंने ख्वाब आज से 2 साल पहले देखे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बेटी और बेटों को धन्यवाद देता हूं और ये एक मार्गदर्शक बने भारत के दलित नौजवानों का। और इतना और कहना चाहता हूं कि आपके रास्ते में अड़चने पैदा करने वाले बहुत पैदा हैं और हो रहे हैं, संभल के चलना है। ये कांटों की इस समाज में पैदा होना ही कांटों की राह पर चलना है। मेरी बेटी, संभल के चलना, संभल के चलना। जय भीम। जस्टिस केजी बालकृष्ण साहब हमारे बीच मौजूद हैं। अब वो संबोधन करें, सब लोग खड़े होकर के जोरदार तालियों से उनका सम्मान, खड़े हो जाएंगे सम्मान। It's a very, very happy moment. This is, I see it as a part of the silent revolution that is taking place in India. And I congratulate Ms. Tina and Sehil playing their role in creating that change that revolutionary change in India. While presenting the Constitution of India
before the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar told, he made a historic speech. He said, today I am presenting this constitution and we are achieving the political equality. That is, one man, one vote, one value. But we don't have that social equality. We have to achieve that social equality. If you don't achieve that social equality, those who are denied that equality will blow up the very foundation of this structure of this democracy which is so laboriously built. So he prayed for achieving this social equality. How much time it will take? How many years it will take? Yesterday, a professor from Indiana, African professor came to me yesterday, and then he asked me how many years it will take to India to achieve the equality in India. And he said proudly, we could make a president, American president, of African or American president. So I said, it is, I can't say how many years it will take. It may take so many years because of the very, very nasty practice of this caste system. So people are degraded. They are denied the privileges. And when we see a person belonging to this community coming up, achieving the highest goal, we feel so proud how much prejudice they suffered from the society, how much difficulties they experienced. And Tina must have known how that much their parents suffered so much, how to come up in life. It is not possible in India. So much prejudice, so much equality, this treatment, unequal treatment. That is all in the society. And to come up and overcome all these difficulties, it is very, very difficult. That is why we have to see this achievement as a great, great moment, which we all should feel proud. We should feel proud. And I appeal to all the who are parents present here, educate your children, give the opportunities to the highest possible range, let them come out so that they can serve the community. And I am sure both Ms. Tina and Sehil will, they may, any cadre, whether Andhra cadre, Kerala cadre or Haryana cadre, they will become officers, but they will get opportunity to serve the community. There are large number of people denied the privileges, not even. It is difficult for a Dalit to approach a government office to seek something. And there is, I will recall an incident last about a few days back. A person visited the village office to change his revenue records. He visited 3 months for nobody cared, and he ultimately put a bomb and exploded the whole village office. 11 persons injured. In Kerala it happened, the southern part of Kerala it happened. 11 persons injured, including the village officer. So that is how the society gives relief to the poor people. And if it is poor, he is of the lower caste, less said the better. He will not get any justice. And this is an opportunity. I am sure Ms. Tina and Mr. Sehil will get an opportunity to serve the community. Those who are denied the privileges, those who are not only denied the basic rights they are not able to achieve in the society. They will, and don't be hesitant to do justice, do help serve the community. And this would be a wonderful opportunity. And I'm sure they will do it, and this we should have an army of such officers, not one or two. We should have an army of officers in the Indian administrative service, Indian revenue service, Indian the postal service, Indian police service, which is all days. They should be the icon. They should be the
seeing something, people should see them as serving some the only place they can seek some relief. That should be the society. Then only at least it is we can see of a change in the society. We should at least in even next we are all above 70, 60, 70, but those who are there, the next generation should equality, society with equality, and this let that happen. I wish with all my heart, I congratulate Mrs. Tina and Mrs. Nehil for their achievement, and I wish they continue to serve the community, our people, and whatever help you can do, and that is the great achievement that will be. Let this I extend my thanks to Mr. Chowdhury and his colleagues for having invited and to share this happy moment. Thank you. Thank you. आप IAS बने हैं, आपने टॉप किया है, आपकी 25th रैंक आई है पूरे भारत में, तो मैं जानना चाहूँगी आप लोगों को कैसा संदेश देना चाहेंगे और क्या देना चाहेंगे? मेनली मेरा पहला हमेशा एम ये रहेगा कि आप अपनी मेहनत करते रहिए, अपने एक डायरेक्शन में काम करिए, एक कंसिस्टेंट एफर्ट दिखाइए, एक डिसिप्लिन लाइफ जिए, और जो भी आपका एम है आपकी लाइफ में, जो भी करना चाहें आप बहुत इजीली पा सकते हैं अगर आप एक डिसिप्लिन कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते रहें। 1 या 1.5 साल 2 साल जो भी डिमांड करता है आपके लिए, आप वो मेहनत करिए एंड डेफिनेटली सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। स्नेहल जी, मैं जानना चाहूँगी बाबा साहब के विषय में आप कुछ शब्द बोलिए, कुछ बताइए। देखिए, एज बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज हम यहाँ पे खड़े नहीं होते। पहली बात तो ये, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का स्ट्रगल देखा था, मैं एक शहर में रह के इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि कैसी कैसी एक्सप्लॉयटेशन होती है। आज के टाइम पे भी 21वीं सदी में हम खड़े हैं तब भी ऐसी एक्सप्लॉयटेशन होती हैं। उनकी तरफ से एक सिंबल, एक एक्चुअल एग्जाम्पल सेट करना जो हमें एक मोटिवेशन देती है, वो सबसे बड़ा रोल था बाबा साहब का, जो हम लोग आज के दौर में काफ़ी लोग भूलने भी लगे हैं, क्योंकि हम लोग को एक कंफर्टेबल लाइफ मिलने लगी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि काफ़ी हमारे भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी नहीं मिल पाता, कुछ भी मतलब एक खाने के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मोटिवेशन हमें बाबा साहब देते हैं। और बाबा साहब का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो दिया था, एक लॉजिकल, एक रैशनल थिंकिंग का, जो लोग यहाँ पे इग्नोर करने लगे हैं अब। एक लॉजिकल, एक साइंटिफिक थिंकिंग का तरीका बाबा साहब ने हमें दिया, जो मैं अपनी तरफ से एक मानता हूँ कि अगर बाबा साहब की तरफ से मेरी लाइफ में कुछ सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, वो ये है कि उनकी एक साइंटिफिक थिंकिंग, एक लॉजिकल अप्रोच, जिसकी वजह से आप हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो आप चाहें। आज जो यहाँ पर टीना जी को मान सम्मान मिला, इतना प्यार मिला लोगों का, मैं चाहती हूँ कि टीना जी अपने शब्द यहाँ पे व्यक्त कीजिए। मैं टीना जी जानना चाहूँगी। मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है कि मुझे अपनी समाज से इतना सम्मान, इतनी विशेष, इतनी ब्लेसिंग्स मिली। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं व्यक्त भी नहीं कर पा रही हूँ। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी, धन्यवाद इतना सारा प्यार, इतनी विशेष देने के लिए। जय भीम।